इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अंतिम दौर 1, तो इसका ये भाग नंबर 3 है। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा, कौन सा टॉपिक था? हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, जिसका हम आधा पढ़ चुके हैं, आधा पढ़ रहे हैं। तो चलो बिना समय गंवाए पढ़ाई चालू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था पिछले पार्ट में, अब यहाँ से पढ़ेंगे। उन्होंने वेदांत आज प्रचलन में आ रहा है। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद मतलब एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। कौन दिया? विवेकानंद ने दिया। कौन सा का? एकेश्वरवाद का, जो वेदांत के बारे में आचार्य प्रशांत चिल्ला कर बोलते हैं। आचार्य प्रशांत तुम सर्च कर लो, उसमें वेदांत के बारे में मालूम चल जाएगा। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए, विचारशील जो मानवता है उसके भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है, और जो वर्ण व्यवस्था थी एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के नजरों में। ठीक है, जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना पड़ता, और जो सामाजिक संगठन था उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने निरर्थक तात्विक विवेचनाओं और तर्कों की घोर निंदा की। और विवेकानंद ने कर्मकांड जो था, निरर्थक तात्विक विवेचना जो था, उसका भी घोर निंदा की। विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की, और विशेषकर ऊंचे जाति की जो छुआछूत की बीमारी थी, मानसिकता थी, उसको खत्म करने के लिए उस पर घोर निंदा किया। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। तो इसमें भी दे रहा है जाति की छुआछूत। हम बड़ जाति के बानी तो तू छोट जाति के बारा, बस यही सब के रोला काटे, छुआछूत की बीमारी। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा, वह था अभय, निडर रहो। अभय और निडर रहो। तो अभय का ही अभय हो गया क्या? पूर्णतः हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द, और निडर भी हो गया मिलीजुली, जो सबको समझ में आए। अभय मतलब निडर रहो, ये उनका बराबर लिखना था। हर भाषा में लिखेंगे, जिस भी भाषा में लिखेंगे, निडरता का प्रभाव हर समय दिखना चाहिए। गलती भी करो तो डर कर नहीं रहो, एकदम निडर रहो बिना डरे। हाँ, गलती किए हैं मानते हैं, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे, ऐसे। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। मतलब उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है, मतलब दुर्बलता मरने जैसा है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी, और उनके उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी कि डरो नहीं, डर को हराओ। और सत्य की कसौटी है, सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो हमें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। मतलब सत्य की बात बताते हैं। कोई भी चीज जो हमें शारीरिक, बौद्धिक और मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, वो जहर है, उसे तुरंत छोड़ दो। अगर कोई मतलब जो भी शिक्षक हैं उनसे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, उन शिक्षक को तुरंत बदल दो।
उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती है। और जो कमजोरी को बता दे वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। सत्य क्या है? मृत्यु, मरना सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, सब असत्य है। घमंड करो, कोई भी पूछे ना तुम किस चीज पे घमंड करते हो, तो बोलना हम अपने मरने पर घमंड करते हैं, क्योंकि हम मरेंगे, ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है कि हम मरेंगे, क्योंकि मौत कभी धोखा नहीं देती। तो घमंड करना है तो अपने मृत्यु पर करो, बाकी किसी पे नहीं। सत्य, सत्य मजबूत बन जाता है, सत्य पवित्रता है। मतलब यहाँ बताया गया है सत्य मतलब सत्य मजबूत बनता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। अंधविश्वास से सावधान, अंधविश्वास से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। अब देखो, कोई भी बोलता है ना कि तुम नास्तिक हो, तुम नास्तिक हो, इसका मतलब होता है तुम अंधविश्वास पर विश्वास नहीं कर रहे हो। अंधविश्वासों पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुमको लोग क्या बोलेंगे? ये नास्तिक है, कट्टरवादी है, ना कट्टर नास्तिक। क्योंकि नास्तिक सजीव होता है, नास्तिक सजीव होता है मतलब मरा हुआ। जीव सजीव, सजीव का मतलब होता है जीवित, और जीव जीव मतलब हम। नास्तिक सजीव है मतलब वो जीवित है, ठीक है। और देखो सजीव, और उसके बाद से होता है निर्जीव। तो हम सजीव हैं, क्या है? हम सजीव हैं, ठीक है। और आप उसे कुछ बना सकते हैं, आप उसे कुछ बना सकते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, वह इतिहास को बदल सकते हैं, नहीं तो इतिहास उनको बदल देगी, जिंदा रहे तो। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है। अगर अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करोगे तो अपनी बुद्धि खो बैठोगे, बुद्धि छीन होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है, और बुद्धि तुम्हारी खत्म होने लगेगी और तुम्हारी जीवन का पतन होना चालू हो जाएगा। इसलिए अंधविश्वासी ना बनो बाबू। इसलिए विवेकानंद ने भारत की दक्षिण छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। और स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी, दक्षिण के कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के सबसे लास्ट छोरे पर पड़ता है, तो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक उन्होंने तर्जना की, मतलब वहां पर चिल्लाया, भाई बदल जाओ, बच्चों बदल जाओ, और उन्हें बदला। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया, और ये प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को समाज सुधारक के लिए दान कर दिया, कि अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया अपने भारत के लिए। सन 1902 में 39 साल की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। हम 47 और 48 बोल रहे थे, लेकिन 39 सन 1902 में 39 की जब उनकी उम्र 39 वर्ष थी, 39 वर्ष, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। 39, ठीक है, 39। विवेकानंद के ही समय कालीन थे, ये विवेकानंद के ही समय कालीन थे। इसको काट दियो, मैं फिर से बोलता हूँ, केवल विवेकानंद के ही यहाँ पर मिलेगा, विवेकानंद के ही समकालीन थे, ठीक है। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, और विवेकानंद से ही मतलब सहमत थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न
सुधारवादी आंदोलन में आगे बढ़कर भाग लिया था। उन परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे और उनमें जितने भी लोग थे सब ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, और उनके परिवार में सब एक से एक बढ़े, मतलब एक से एक लोग थे। पर रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान इन सबसे ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमश मतलब नंबर से उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। क्रमश मतलब अंक अंक में उनकी महानता इतनी ऊपर थी जिसका बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वे राजनीतिक नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील थे और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। इतने महान थे कि अगर उनको कुछ बर्दाश्त नहीं होता था संवेदनशील भारतीय जनता का स्वाधीनता, तो बाहर निकलेंगे, अंग्रेजों को बोलेंगे, नहीं तो अपने लोगों को बोलेंगे, सुधर जाओ सुधर जाओ। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल का व्यापक स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और बंगाल के जो व्यापक स्वदेशी आंदोलन था उसमें भाग लिया और अमृतसर के उत्तराखंड के समय होने सर का खिताब, ओ माय गॉड थोड़ा सा गलती लग रहा है, ये 20वीं सदी का काट दियो, मैं फिर से बोलता हूँ। बीसवीं सदी के पहले दशक में, मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं मतलब 2000 से लेकर 2010 तक शायद, हाँ 20वीं दशक यही थी ना। बंगाल में व्यापक स्वदेशी आंदोलन में साथ दिए और अमृतसर से उत्तराखंड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया, और जो सर का खिताब उनके ऊपर था, उनके पास जो था, उन्होंने लौटा दिया था आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं उनके बारे में और है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसने शांति निकेतन के ब्रांच बहुत सारे मिल जाते हैं, शांति निकेतन स्कूल, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, तो उसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था शांति निकेतन का। निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया है। भारतीय मनुष्य पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। मतलब जो नई पीढ़ी आने वाली थी, जो नई पीढ़ी आई, उसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो प्रभाव था ना बहुत ज्यादा पड़ा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो ऐसा बोलते ही थे कि लोग प्रभावित हो जाया करते थे। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, जो भारत के ही अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से आते स्रोत, मतलब यहाँ पर प्रोत था, स्रोत के जगह पर पोत, यहाँ पर एक ओत प्रोत का मतलब होता है बस वही माध्यम, वो उपनिषदों के माध्यम, उनका ज्ञान का स्रोत जो था वो ओत प्रोत था।
कौन था? उपनिषद ग्रंथ साहित्य से ही उनको ज्ञान मिलता था। ठीक है, इसीलिए जो व्यक्ति अपने काम को छोड़कर, मतलब अपना तो पढ़ता ही है लेकिन दूसरे की जीवनी, दूसरे के बारे में पढ़ता है ना, वो ज्यादा अधिक अच्छे से सीख सकता है इतिहास को। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति के महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे और रूस में जो क्रांति फैली थी उसके प्रशंसक भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के, और विशेषकर शिक्षा के प्रति उनका झुकाव था, संस्कृति के प्रति उनका झुकाव था और स्वास्थ्य में भी उनका झुकाव था, समानता में भी उनका झुकाव था। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने जिस तरह भारत की सहायता की, अधिक सेवा जो की, वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें, और अपने मानवता से बाहर निकलो और व्यापक प्रश्न पर ध्यान दो। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानववादी थे और भारत के सबसे बड़े मानववादी जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। शायद ये फोटो उन्हीं की हो, गांधी और टैगोर। तो देखो ये वाले जो है ना, ये महात्मा गांधी है और ये दाढ़ी वाले, ये महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। देखो उस समय के लोग कितने स्मार्ट हुआ करते थे, और तुम बच्चों को तुम सोचते हो कि हम स्मार्ट हैं। तुम कहाँ से स्मार्ट हो? तुम स्मार्ट हो तो वो क्या है? वो स्मार्ट हैं, तुम अभी पुतले हो, बच्चे, अंडे से निकले हो अभी। उसके बाद है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, और रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ये प्रभावशाली और विशिष्ट व्यक्तित्व वाले थे। उनकी सामान्यताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इन दोनों के विचार और इन दोनों के मतलब विचारधारा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बात नहीं है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे में कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। कोई दो व्यक्ति एक जैसा तो हो नहीं सकता। टैगोर जो थे, और टैगोर संप्रभात कलाकार थे जो सर्वहार के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतांत्रिकवादी हो गए, और उन्होंने सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, जनता के ही आदमी थे। कौन? गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। जिनको पूरा नाम याद है वो कमेंट में बोलो कि सर मेरे को पूरा नाम याद है। भारतीय किसान का साकार रूप थे। कौन थे? आगे पढ़ते हैं। भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत की दूसरी प्राचीन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, उसके बाद है यह परंपरा, जो उनकी परंपरा थी, यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी, जो गांधी और टैगोर दोनों त्याग कर चुके थे।
टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। और टैगोर जो थे वो सोचते थे और गांधी जो थे ठानते थे, वो कर डालते थे। इसीलिए ठाना के देश आजाद तो देश आजाद। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। तो एक था पूरब तो एक था पश्चिम। रविंद्रनाथ टैगोर थे पूरब के, गांधी जी थे पश्चिम के। तो उन दोनों के जोड़ी भी क्या कमाल की थी, पूरब पश्चिम की। ऐसे विचारधारा के हमारे संत हुआ करते थे। अगर संत सन्यासी नहीं हुआ तो संत संत नहीं हुआ, समझे ना। उसके बाद है अपनी अपने आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग में ओबीसी आते हैं। मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और श्रीमती एनी बेसेंट जो महिला थी, उनका जबरदस्त प्रभाव था। कब? जब हिंदू मध्य वर्ग थे उनके आस्था के। ठीक है। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था। तो इन सब में एक आध्यात्मिक तत्व जो था, धार्मिक तत्व जो था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। राजनीति किस चीज में नहीं है, हर चीज में है। तो राजनीति भी थी और उदीयमान मध्य वर्ग जो बढ़ रहे थे, तुरंत बढ़ रहे थे, मतलब एक बढ़ाव की तरफ, अपने आप को बदलने की तरफ, परिवर्तन की तरफ उनका स्रोत था। बदलना चाहते थे। मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और मध्य वर्ग वाले छोटे वाले के भी साथ रहते हैं, बड़े वाले के भी साथ रहते हैं। इसलिए राजनीतिक झुकाव उन लोगों का हो गया और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह भी शायद करके, मैं जात के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं कास्ट बताने वाला नहीं हूँ। चलो, संस्कृत धारा चाहिए था, छूट गया क्या कुछ? तलाश में नहीं था, उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक धारा चाहिए था। और हर किसी को चाहिए सांस्कृतिक धारा किसी भी काम करने के लिए, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आत्मविश्वास पैदा करे और उस नैराश्य, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं, उस नैराश्य और अपमान, यहाँ पर निराशा समझ लो, दुखी, आत्मविश्वास पैदा कर सके। निराशा और अपमान के बोध को कम करता है। ठीक है। आत्मविश्वास जो निराशा और अपमान को कम करता है, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। और जो ये तलाश थी वो हर धर्म को एक अलग ही तलाश करने के लिए बताती है। कौन तलाश? विदेशी जीत, शासन के मतलब विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था वैसा माहौल, राष्ट्रीयता के विकास मतलब राष्ट्र का विकास, ये तलाश अतीत से भी था और जाने की प्रवृत्ति भी थी। देखो, आत्मविश्वास की जब बात कर दी है तो आत्मविश्वास बता देता हूँ। आत्मविश्वास, बच्चों का कितना आत्मविश्वास होता है, कोई कितना भी डांटता है, जो किए हैं वो ठान के बैठेंगे मन में, क्योंकि उनके पास बहुत आत्मविश्वास होता है। बचपन में बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद लेते हैं, भारत का अतीत अपने संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। और जो हमारी संस्कृति और विविधता, महानता जो है, ये
हर एक हिंदुस्तानी की धरोहर है, किसी एक की नहीं है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी, और उनके और उन्हीं के पूर्वजों पूर्वजों के इसके निर्माण में सहयोग दिया था। और ये हिंदू, मुसलमान, सिख सबने मिलकर अपने पूर्वजों को निर्माण करने के लिए सहयोग किया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। और जो लोग दूसरे मतों को, मतलब दूसरे धर्म को परिवर्तन कर लिए थे अपना धर्म, तो ये विरासत उनसे वंचित नहीं होता है, उनका भी है, मतलब वंचित नहीं होगा। वंचित मतलब उनसे छुड़ाया नहीं जाएगा, उनका मतलब वंचित का मतलब होता है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा भाई वंचित हो गया। वंचित का मतलब ही हो गया तुम निकल जाओ, मतलब उनको निकाला नहीं गया था, उनको हटाया भी नहीं गया था, क्योंकि इस विरासत पे उनका भी अधिकार था। एक यूनिवर्सिटी की बात बताता हूँ जहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो वंचित और परिचित का मतलब उसको पता ही नहीं था। जैसे मैं वहां पर बताया गया जा रहा था, भाषण देना था कि आप सभी को आज हिंदी भाषा और सांस्कृतिक भाषा और भारतीय इतिहास से आपको परिचित कराया जाएगा, वहां पर बोलना चाहिए। तो उसने बोला आप सभी को हिंदू और सांस्कृतिक, हिंदुस्तानी संस्कृति और हर तरह के हिंदी भाषा से आप सबको वंचित कराया जाएगा, मतलब आज आप सबको हिंदी से वंचित कराया जाएगा। तो ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में आजकल पढ़ते हैं लेकिन हिंदी भूलते जा रहे हैं, तो उनको परिचित बोलना चाहिए तो वंचित बोल दिए थे। बहुत बवाल हुआ था। उनके पापा को, उनके परिवार वाले को बुलाया गया स्कूल में, बहुत बात विवाद हुआ, तब उनको रहने दिया गया। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ संतावना दी, और जो प्राचीन दर्शन थे, इतिहास थे, ये हमें संतावना मतलब थोड़ी सी सहायता भी दिया और सहानुभूति भी दिखाई। संतावना मतलब किसी के ऊपर हाथ रख के बताना कि हम तुम्हारे साथ हैं। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए, और एक ओर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया, और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य जो था उससे भी रसपान किया, मतलब उसको भी सीखा। वहीं दूसरी ओर उनका मनसा भारत के प्राचीन मनीषियों, जो भारत के प्राचीन मनीषियों मतलब यहाँ के जो ग्रंथ थे, मनुष्यों और सूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुराकथाओं और परंपराओं से भरा था। उन मनुष्यों समझ लो, मनुष्यों और सूरवीरों से परिचित कराना था, ठीक है, और पुराकथाओं से, परंपराओं से भरा था, जिन्हें उन्हें अपने बचपन से आत्मसात किया था। और हम लोगों ने बचपन से जो आत्मसात सीखा था उन सबको परिचित कराने के लिए एक ग्रंथ बना था। है भी वो ग्रंथ, आगे बताता हूँ ना उसको भी। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी सामान्य रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा, मतलब फायदेमंद नहीं होगा, मतलब ये अर्ध धार्मिक परंपरा जो है इनसे जुड़ना ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा, मतलब इसको हम अगर बढ़ा रहे हैं तो मुसलमान इस्लाम के भावनाओं के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौम
कौमी मतलब अपनी एरिया, अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। और उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद जो थी अपने कौम के लिए, अपने एरिया के लोगों के लिए जो बुनियाद थी उसकी तलाश उन्होंने दूसरी जगह की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, और कुछ अफगान और मुगल युग के पुस्तकों में उन्होंने पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। लेकिन खाली जगह पूरी नहीं भर पाई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया, और हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों के दमन बहुत ज्यादा किया था। किसने? अंग्रेजों ने। इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिसने नया मध्य वर्ग, या मध्य वर्ग तो ठीक है, उसके बाद से है बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। मतलब उन्होंने ऐसे एरिया को मतलब इसमें बताता हूँ, उन्होंने मुसलमानों को तो लूटा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव विशेषकर उन मुसलमानों पर पड़ा जो मध्य वर्ग के थे या बुर्जुआ वर्ग के थे। बुर्जुआ वर्ग जिनको जुआ वाले, बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। ठीक है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सौदे अहमद खान नहीं पता, कैसे बताऊं? वो क्या खुल गया, यहाँ पर है। इस प्रक्रिया में सर सौदे अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अहमद खान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी इसके बारे में जानते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं, और इनका मानना था कि ब्रिटिश सत्ता के जो सहयोग कारक है उनसे बात करके ही, सहयोग लेकर ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग हो गया। यही तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर ले। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था, और उन्होंने अंग्रेजी शासकों के जब बारे में जाना तो इतने चकाचौंध हो गए कि वो संतुलन डगमगा गया था उनका। ठीक है। किसके? मुसलमानों के, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को पहली बार देखा था। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं सर सैयद उत्साही सुधारक थे, और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने उनकी शिक्षा जो थी, शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए डरते थे कि शिक्षण शास्त्र जो था, शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है, उसमें सहायता अंग्रेजों की नहीं मिलेगी, इसलिए वे डरते थे।
उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से उसमें नेशनल कांग्रेस था, मतलब अंतरराष्ट्रीय नेशनल हिंदुस्तान के कांग्रेस, ठीक है, जो उस समय आकर ले रही थी, कांग्रेस हटाने की कोशिश की। और नेशनल कांग्रेस जो शुरुआत हो रही थी उसको हटाने की कोशिश इन्होंने किया था, सर सैयद ने, ठीक है। उन्होंने जिस अलीगढ़ अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज के योग्य और मतलब भारत के जो मुसलमान हैं उनको ब्रिटिश ताज के योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। ब्रिटिश योग्य बनाना है किसके? ब्रिटिश ताज के योग्य बनाना है और उपयोगी प्रजा बनाने पर उनका खास जिक्र था, वही भाषण उन्होंने दिया था। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसी विशेष रूप से हिंदू संगठन समझौते थे, और वही जो था हिंदू संगठन समझौता था, कौन? नेशनल कांग्रेस। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध कर दिया। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गद्दर में हिस्सा नहीं लिया, ये उन्होंने दिखाया, और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, और उन्होंने गदर में हिस्सा नहीं लिया और ब्रिटिश सेना के लिए वफादार रहे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे, बस वो सपोर्ट लेना चाहते थे अंग्रेजों का। उन्होंने कहा, याद रखो हिंदू मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए है, वरना सब लोग चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं, सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। ये उनकी घोषणा थी। और उन्होंने कहा, सर सैयद अहमद खान का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्गों में कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया, बस शहर और कुछ देहातियों में ही थे वो। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोग थे जो मानने वाले हैं, जानने योग्य हैं। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई, और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए राजी थे भाई, और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुसलमान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, एक मुसलमान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस शुरू की, और उसने नौकरियां और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, मतलब जितने पढ़े लिखे स्टैंडर्ड वाले लोग जो थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल थे, जितने भी खास लोग थे उसमें सर सैयद भी साथ शामिल थे, सभी ने पुरानी परंपरागत जो शिक्षा थी, शिक्षा पाई थी, ठीक। हाँ, उनमें से कुछ लोग ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया। नई पश्चिमी शिक्षा जो थी, पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया, और जो पश्चिमी शिक्षा थी उनके लिए कोई भी उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। वो लोगों ने अपना तो सीख लिया, लेकिन दूसरों को
सिखाना चाहिए ना, इसके लिए आगे काम किया गया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे नीचे। वर्ष 1912 1912 सन 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ठीक है, उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए और 2 नए साप्ताहिक निकलना शुरू हो गया। नया उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। उर्दू में जो निकला उसका नाम था अल हिलाल और इंग्लिश में निकलने वाले का नाम था द कॉमरेड। कॉमरेड वही होता है जो दूसरे के लिए लड़ता है, दूसरे के लिए आवाज उठाता है, वही कॉमरेड होता है। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के वर्तमान सभापति ने किया था। ठीक है, ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे। ये 24 साल के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। और जो उनका मतलब जब वो 15 से 20 के बीच में उनका जब आयु था, अपने अरबी और फारसी ज्ञान के गहन के लिए अध्ययन की प्रसिद्धि हो गई थी उनकी, मतलब सीखना चालू कर दिए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहां चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या की, बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। मतलब वो जो उनके धर्मवादी ग्रंथ जो थे ना, धर्म ग्रंथ, उसकी व्याख्या बुनियादी बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए और अन्य मुसलमानों से वो अधिक प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने नए विचारों को लाते थे। क्योंकि कांग्रेस के वर्तमान सभापति जो थे, उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती थे, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे और यही उनका अलगाववादी जो विचार था, दृष्टिकोण था, इसी के वजह से वो हर नेता हर किसी से अलग थे, भारतीय राष्ट्रवादी थे। भारत ही भारत, दूसरा कुछ नहीं। आजाद की शैली थी, आजाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। मतलब उत्तेजना, बहुत सारा जोश और तेजस्विता थी उनके अंदर। इतने अपार शक्ति हुआ करते थे अब आगे बढ़ने के लिए, जो कि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसे आज है उसे यह रूप देने में उनका निश्चित योगदान था। जो उर्दू भाषा आज बोला जाता है, वो उसको एक रूप देने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से योगदान किया था। उनमें मध्ययुगीन पंडिताउन और उनके पास उनमें मध्ययुगीन पंडिताउन और 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। वो पंडिताउन भी जानते थे
जो मध्य वर्ग के हैं। 18वीं शताब्दी में जो तर्ककर्ता जो था उनके बारे में भी जानते थे, तर्कीकर्ता। और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था उनके पास। अलीगढ़ कॉलेज में सर रैयत खान से उनका संबंध रहा था, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा जो थी अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी, गलत देखेंगे तो लड़ेंगे भैया, गलत देखेंगे तो लड़ेंगे। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। निचले दर्जे की जो सरकारी नौकरी था उसमें प्रवेश करना, ठीक है। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था, जिसके लिए सरकार का समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवों का था, बुद्धिजीवों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन का प्रभावित करना था। अब उनका यह भी था ना कि कुछ काम पर्दे के अंदर है, कुछ काम पर्दे से बाहर, और आंदोलन पे प्रभाव डालने का काम उन लोगों का था। मुस्लिम लीग, और उसी समय से मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई। पहले तो मुस्लिम जाति के बारे में तो जानते थे, पर उसको मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। अबुल कलाम आजाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। अलीगढ़ परंपरा जो थी उसकी जड़ खोद दी, क्योंकि कॉलेज की परंपरा भी बिगाड़ कर रख दी थी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भय चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी। और जो बूढ़े लोग थे, जो सीनियर कैटेगरी के जो लोग थे, जो बहुत समझदार लोग थे, वो जब बोलते थे ना कि विरोध में बोलते थे कि तुम नहीं करोगे, तो छोटे जो युवक थे उनके अंदर में उत्तेजना फैलती थी। वो उन्होंने बोला कि नहीं करना है, मतलब करना है। वैसे तिलक यहाँ पर थे, जिसमें से तिलक और खोगले के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट पेज भी है। नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब उस समय पौध हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रमण और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोग के प्रतिनिधि थे। और ये लोग बहुत बड़े तौर पे, इनकी संख्या तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसमें मध्य वर्ग के लोग थे, विद्यार्थी थे, युवा लोग थे, जो नहीं पढ़ते थे वो भी थे, जो पढ़ते थे वो भी थे। उन सबकी प्रतिनिधि के कारण ये पार्टी टिकी उस समय, तब 1885 में। बंगाल विभाजन के विद्रोह में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें नई प्रक्रिया के कई योग्य और औजस्वी नेता उभर कर आगे आए। औजस्वी नेता मतलब बहुत उत्तेजनीय नेता आगे बढ़कर आए, जो अंदरूनी रहकर भी वो काम बेखूबी करते थे। मतलब पर्दे के पीछे रहकर भी वो ऐसा लड़ते थे कि लगता था कि पर्दे के बाहर हैं। उस तरह की प्रवृत्ति इनकी थी। सहयोग तो इतना करते थे ना, जिसकी कल्पना आज के डेट में बहुत कम की जाती है।
लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। और सबसे ज्यादा बाल गंगाधर तिलक जो थे वह भी महान थे, वो महाराष्ट्र के थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र से दो निकले, मराठा सज्जन गोखले कृष्ण और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने क्रांति फैला दी आते आते। इन्होंने जब क्रांति में अपना सहयोग दिया तो क्रांति फैला दिया पूरा। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे, जो उस समय पब्लिक को, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता था कि आमची स्वराज्य जिंदाबाद, हमारा स्वराज्य जिंदाबाद। संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, उस समय बुजुर्ग नेता एक थे जो कांग्रेस के थे, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने साथ दिया। उन्होंने राष्ट्रपति समझा जाता था और उन्हें राष्ट्रपति समझा जाता था उस समय। अपने अवकाश प्राप्त, उनका जो अवकाश मतलब इस्तीफा, अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए और जो कांग्रेस के रिटायर कर दिए गए नेता को फिर से उनको वापस लाया गया। बचाव थोड़े ही दिनों के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर शुरू हुआ, जिसमें पुराने उदार दल जो था, दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्या जनता, इसमें तिलक और उनके समुदाय के पक्ष भी थे, और तिलक और उनके समुदाय के पक्ष के भी लोग थे जो 1907 में होने वाले संघर्ष में उनका समर्थन था। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी क्योंकि इनकी सांप्रदायिकता बहुत बढ़ी, काफी हद तक महत्वपूर्ण, कांग्रेस का महत्वपूर्ण जो काफी कुछ गुट था ना, वो बढ़ा। कम जब देखा कि हमारे क्षेत्र में युवाओं का जोश उठ रहा है, हम लोग के समर्थन में आ रहा है, तो उन लोगों ने भी साथ दिया और देश को स्वराज्य पाने के लिए, आजाद दिलाने के लिए, आजादी के लिए बहुत कुछ किया गया। यहाँ तक 56 दिन तक ये हमारे बहुत सारे सेनानी जो हैं, करीबन 10 से 15 लोग जो थे वो भूखे रह गए, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद एक थे। बहुत थे जिनके नाम आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगला चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर, जिसमें पढ़ेंगे अंतिम दौर 2। हम छठा में पढ़ रहे थे अंतिम दौर 1, और इसमें पढ़ेंगे अंतिम दौर 2। तब तक अपना ख्याल रखना और खेलो कूदो मस्ती करो, लेकिन सावधानी से। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 7 अंतिम दौर 2।